नमस्ते। कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान आपने बहुत सारी कंपनियों को अपने ओरिजिनल ट्रेडमार्क का एक डिज़ाइंड वर्जन इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, ताकि वो लोगों के बीच में कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कर सके। उदाहरण के लिए अमूल गर्ल और स्टारबक्स की मरमेड ने अपने चेहरों पर मास्क लगाया है ताकि वो लोगों के बीच मास्क का इस्तेमाल करने को प्रमोट कर सकें। यही नहीं, मैकडॉनल्ड्स के पीले एम के बीच में स्प्लिट्स और ऑडी रिंग्स और कोका कोला और वोक्सवैगन के अक्षरों के बीच अंतर सोशल डिस्टेंसिंग को प्रमोट करते हैं। उसी तरह ह्यूंडई के ट्रेडमार्क के बीच एक डिस्कनेक्टेड ब्रिज ये दिखाता है कि लोग हैंडशेक न करें और एल्बो बम का इस्तेमाल करें। ओरिजिनल ट्रेडमार्क के इन्हीं डिजाइन्ड वर्जन्स को हम फ्लूइड मार्क्स के रूप में जानते हैं, जो आज एक नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क के रूप में उभर रहे हैं। इस वीडियो में हम फ्लूइड मार्क्स को अच्छे से एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि ट्रेडमार्क जस्टिफिकेशन थ्योरीज उन्हें मान्यता प्राप्त कराती हैं या नहीं। यह वीडियो आपके सामने प्रस्तुत हो रहा है कंपनी 360 के द्वारा, और बिना किसी रुकावट के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्लूइड मार्क्स एक ओरिजिनल ट्रेडमार्क के ही एक्सपेंशन होते हैं। यह कंटिन्यूसली चेंज होने वाले एक ओरिजिनल ट्रेडमार्क के वेरिएशंस को एकत्रित करते हैं, यानी क्रिएटिव डिज़ाइन के घटक और उस ट्रेडमार्क के कुछ विशिष्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को वो जोड़कर एक नया फ्लूइड मार्क बनता है। हालांकि यह वेरिएशंस परमानेंट न होकर सिर्फ थोड़े कार्यकाल के लिए होती है। वेरिएंट मार्क्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाता है ताकि उसमें एक विशिष्ट प्रकार का बदल तो दिख सके, परंतु उसकी जो ओरिजिनल पहचान है वो छुप ना पाए। इसी चीज़ का उदाहरण हम गूगल में देख सकते हैं। गूगल का वर्ड मार्क विशिष्ट कार्यक्रमों के दौरान चेंज होता रहता है, परंतु गूगल के कलर कॉम्बिनेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो गूगल से बहुत निगडित है वो चेंज नहीं होती। अब आपको यह प्रश्न पड़ा होगा कि फ्लूइड मार्क्स कन्वेंशनल है या नॉन कन्वेंशनल। तो चलिए हम इसका एनालिसिस करते हैं। हम फ्लूइड मार्क्स को कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहते हैं और कन्वेंशनल मार्क्स कभी चेंज नहीं होते, इसीलिए कस्टमर्स उन्हें आसानी से पहचान सकते हैं। जुडिशरी ने इन्हीं ट्रेडमार्क वेरिएंट्स को प्रोटेक्शन देने का सोच विचार किया है। हालांकि किसी भी लीगल स्टैट्यूट ने सारे फ्लूइड मार्क्स को एक ही एप्लीकेशन में दायर करने की अनुमति नहीं दी है। ना ही किसी लीगल स्टैट्यूट ने एक अंडरलाइन ट्रेडमार्क या ओरिजिनल ट्रेडमार्क को अपग्रेड करके एक फ्लूइड मार्क के रूप में फाइल करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन दूसरे नॉन कन्वेंशनल ट्रेडमार्क्स की तुलना में फ्लूइड मार्क्स को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती रजिस्ट्रेशन के दौरान, क्योंकि फ्लूइड मार्क्स को आप आसानी से ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। परंतु ब्रांड्स फ्लूइड मार्क्स के रजिस्ट्रेशन को ज़्यादा प्राधान्य नहीं देते हैं, क्योंकि वो सिर्फ एक टाइम बीइंग के लिए होते हैं और इन्हें अगर रजिस्ट्रेशन करने के लिए लिया जाए तो उसके लिए एक सेपरेट एप्लीकेशन देना होगा और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम व्यर्थ चला जाएगा। और उसका एक विपरीत परिणाम भी हो सकता है, क्योंकि एक फ्लूइड मार्क एक ओरिजिनल ट्रेडमार्क के बीच कंफ्यूजन पैदा कर सकता है और उसकी ब्रांड वैल्यू को कम भी कर सकता है। इसीलिए फ्लूइड मार्क्स को पासिंग ऑफ के रूप से प्रोटेक्शन दी जाती है और उन्हें एक नॉन कन्वेंशनल मार्क के रूप में पहचाना जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि ट्रेडमार्क थ्योरीज और फ्लूइड मार्क्स के बीच में क्या संबंध है। अगर देखा जाए तो आईपी ज्यूरिस्प्रूडेंस ने फ्लूइड मार्क्स के बारे में बहुत सारे डिस्प्यूट्स के केस नहीं देखे हैं। इसीलिए यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या ट्रेडमार्क जस्टिफिकेशन थ्योरीज फ्लूइड मार्क्स को मान्यता देते हैं या नहीं। सबसे पहले सोर्स आइडेंटिफिकेशन थ्योरी। यह थ्योरी एक ट्रेडमार्क के प्रमुख फंक्शन को एडवोकेट करती है, जो है उस गुड्स के ओनर को पहचानना या उस गुड्स के उगम को दर्शाना उस ट्रेडमार्क की यूनिकनेस या विशिष्टताओं के रूप से। इस थ्योरी में फ्लूइड मार्क्स को बहुत प्रमाणित मान्यता दी गई है। फ्लूइड मार्क्स एक ओरिजिनल ट्रेडमार्क का वेरिएंट होता है, जो इस प्रकार तैयार किया जाता है कि वो अपने और ओरिजिनल ट्रेडमार्क के मूल स्रोत की पहचान करा सके। लेकिन अगर देखा जाए तो सोर्स थ्योरी छोटे कंपनियों की तुलना में बड़े कंपनियों के फ्लूइड मार्क्स को ज़्यादा कसकर पकड़ता है। यूएस सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मटेरियल्स के ढेरों को ट्रेडमार्क के रूप में प्रोटेक्ट किया जा सकता है, और यही एक सोर्स है जिसमें भेद करने की क्षमता है रंग, आकार, शब्द के बदले, जो उन्हें ट्रेडमार्क के रूप में प्रोटेक्ट करते हैं। यूरोपियन कोर्ट ने भी यह माना है कि अगर ऐसे वेरिएंट ट्रेडमार्क्स
एक ओरिजिनल ट्रेडमार्क्स के मूल घटकों को ऑल्टर नहीं करता है, तो एक प्रोप्राइटर एक रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क के अलग अलग फॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि देखा जाए तो उस ट्रेडमार्क के डिस्टिंक्टिव घटक उसे फ्लूइड मार्क के तौर पर प्रोटेक्शन दे सकते हैं, परंतु उनके नॉन डिस्टिंक्टिव कैरेक्टर्स या घटक उन्हें इन्फ्रिंज करके उन्हें पास ऑफ करने की मान्यता देते हैं, और उनकी प्रोटेक्शन इस पर निर्भर करती है कि कंज्यूमर्स कंफ्यूज हो रहे हैं या नहीं, वरना इसका दंड एक ईमानदार यूजर को भी हो सकता है। इसके बाद आती है क्वालिटी एश्योरेंस थ्योरी। इस थ्योरी में अतिरिक्त चार्ज के विचार में मार्क धारक द्वारा समान क्वालिटी एश्योरेंस की वकालत की गई है। यह थ्योरी भी फ्लूइड मार्क्स को बहुत प्रमाण तक मान्यता देती है। अपने वेरिएंट मार्क्स में ब्रांड अपने मार्क्स के विशिष्ट चरित्र में बदलाव नहीं करता है, ताकि कंज्यूमर्स इसके साथ खुद को संबंधित कर सके और बदलाव के बावजूद उस ब्रांड की क्वालिटी एश्योरेंस बनी रहे। इसके अलावा फ्लूइड मार्क्स ज़्यादातर बड़ी कंपनियों द्वारा उपयोग किए जाते हैं, जिनके पास वेल नोन ट्रेडमार्क्स होते हैं, जिनके गुणों पर कंज्यूमर्स द्वारा भरोसा किया जाता है। इसके बाद आखिरी थ्योरी है सर्च कॉस्ट थ्योरी। यह थ्योरी सर्च थ्योरी का एक विस्तार है और उत्पाद के सोर्स के साथ स्थायी छवि को जोड़कर किसी उत्पाद को चुनने के लिए कंज्यूमर्स की कम खोज लागत को ध्यान में रखते हुए ट्रेडमार्क के एकाधिकार की वकालत करता है। यह थ्योरी फ्लूइड मार्क्स को ज़्यादा पैमाने पर मान्यता नहीं देती। फ्लूइड मार्क्स सीसॉ को ब्रांडों की ओर झुकाते हैं और इस थ्योरी द्वारा बनाए गए संतुलन को बिगाड़ते हैं, क्योंकि ब्रांडों को अपनी पक्ष में विस्तारित सुरक्षा और विकृत बाजार बल या मार्केट फोर्स मिलता है, जबकि कंज्यूमर्स को ट्रेडमार्क वेरिएंट्स द्वारा बनाए गए भ्रम के कारण अतिरिक्त खोज लागत या सर्च कॉस्ट देना पड़ता है। अब तीनों थ्योरी देखने के बाद चलिए इस वीडियो के कंक्लूजन को देखते हैं। फ्लूइड मार्क्स अच्छी तरह से योजनाबद्ध ब्रांडिंग स्ट्रेटेजी है जो उत्पादों को एडवर्टाइज करती है और उनके इंट्रिंसिक वैल्यू को बढ़ाती है। इसीलिए ऐसे निशानों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। प्रॉक्टर और गैम्बल बनाम जॉय क्रिएटर्स में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है, यह आवश्यक नहीं है कि उल्लंघन का गठन करने के लिए थोपा गया ट्रेडमार्क वादी या प्लेंटिफ के पंजीकृत ट्रेडमार्क की पूर्ण प्रतिकृत हो। यह पर्याप्त होगा यदि वादी यह दिखाने में सक्षम है कि प्रतिवादी यानी डिफेंडेंट द्वारा अपनाई गई ट्रेडमार्क उसके ट्रेडमार्क में पाए गए मुख्य विशेषताओं के व्यापक उपयोग के कारण उसके ट्रेडमार्क के समान है। हालांकि इस विषय पर अभी तक कोई भी भारतीय मामला विशेष रूप से पेश नहीं किया गया है, परंतु यह सुनिश्चित है कि इस तरह के निशानों को संरक्षण देने के संबंध में आगामी दिनों में और कानून बनाए जाएंगे। यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय न्यायपालिका इन मुद्दों को किस तरह से अप्रोच करती है। तो इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होने जा रहा है। मुझे आशा है कि अब आपको फ्लूइड मार्क्स के बारे में पूरी जानकारी हो चुकी होगी। अगर आपको इस विषय में या अन्य किसी के विषय के बारे में और जानकारी चाहिए है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट को भेंट दे सकते हैं या हमें ईमेल या फ़ोन नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए मेरी और कंपनी 360 की ओर से धन्यवाद।